अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। कैसे कल भी थी और आज भी है, और देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा, एक बात कहूँ, जब मैं कहती हूँ ना गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में हाजिर है, तो यकीन करें मैं उस सुबह की जो एक बात होती है ना आपके साथ इंट्रैक्शन, वो लाजवाब होती है, मुझे इतना मोटिवेट करती है कि मेरा आपसे शायद कोई भी रिलेशन नहीं है, शायद बहुत ज़्यादा रिलेशन है। ये सारी चीज़ें इतनी ऐसी लगती हैं कि जैसे मैं शायद आज मिली हूँ, मेरी मोहब्बत इतनी ज़्यादा होती है, मेरी अपनायत इतनी ज़्यादा होती है, तो शायद ऐसा लगता है कि ये मैं शायद आखिरी बार आपसे मिल रही हूँ और शायद फिर ना मिलूँ, या फिर मैं कहती हूँ मैं हमेशा आपसे मिलती रहूँ और यही दुआएं आपको देती रहूं। तो ज़िंदगी में ये मैं मैसेज देना चाह रही हूँ कि जब भी किसी के साथ भी मिले, इतनी ही मोहब्बत से मिले। जब भी इबादत करें तो फिर इसी तरह अल्लाह के लिए ऐसी इबादत करें कि ये आखिरी इबादत है, शायद फिर मौका मिले ना मिले, ये खुशियों के पल मिले ना मिले। हम दुखों के पल ढूंढते रहते हैं, हम हमेशा ऐसी बातें करते हैं, गुफ्तगू भी ऐसे टाइम में मतलब टाइम स्पेंड कर देते हैं ऐसी जगह बातों में जो दिल दुखाने वाली होती हैं। तो मैं समझती हूँ कि जब अल्लाह से लो लगाएं किसी पल भी, तो समझे वो ज़िंदगी का शायद मेरे लिए आखिरी पल होगा, पता नहीं फिर मौका मिले ना मिले। तो जब आप किसी से मिले तो ऐसा मिले कि समझे शायद पता नहीं फिर मौका मिले ना मिले। तो खुशियों के पल को, प्यारी प्यारी बातों के लिए टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है, जो टाइम है उसी को कैश कर लो। ये है छोटा सा मैसेज। और बस मैं ऐसे ही आप लोगों के साथ इसी तरह मैं मिलती भी, या मैं बताऊं कि मैं कह रही हूँ ना कि कल मिलूँ ना मिलूँ, भाई ज़िंदगी है, इस बात पे तो हमें यकीन है और ईमान है कि ज़िंदगी का जो है ना मौत जिसे कहते हैं हम लोग, जिसको हम कभी भी सिर्फ हम उन लोगों के लिए मख्तस की हुई है। हम समझते हैं किसी को कैंसर है, किसी को शुगर है, किसी को कुछ है, तो हम कहते हैं ये बेचारा मर जाएगा। हमारा कॉन्सेप्ट ये ऐसा है नहीं, आप लोग भी बेहतर जानते होंगे, लेकिन मैं कहती हूँ हर इंसान को ये फील होना चाहिए कि उसका ये पल कभी भी ख़त्म हो सकता है। ऐसा है कि नहीं? तो आप लोग जो हैं जो दुखों के पल ना ढूंढे। मैं आ रही होती हूँ रास्ते में तो मैं कहती हूँ कितना प्यारा लग रहा है ना कि मैं दुनिया को देख रही हूँ, खूबसूरती को देख रही हूँ। कुछ लोग मतलब परेशान भी हैं, या कहीं धक्के हो रहे हैं, कहीं परेशान, मतलब कैसे लोग आपस में करें, उसको भी मैं देख के खुश होती हूँ। कहती हूँ यार है तो कर रहे हैं ना, मस्तियाँ कर रहे हैं। कुछ लोग बाग में घूम रहे हैं, कुछ वॉक कर रहे हैं। ये दुनिया की चहल पहल है, लेकिन इन खुशियों में, इन पलों में आप अपने आप को खुद ढूंढें, खुद ही अपने आप को समझें। आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, मैं बाखुदा सच कह रही हूँ, आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे। आप हमेशा यूं देख रहे होते हैं दूसरों को, लेकिन नहीं, आप अपने दिल की नज़र से देखें और उन चीज़ों को खुश हो। मैं बाजार में घूम रही होती हूँ ना, तो मैं कुछ चीज़ फोकस होता है ऑफ कोर्स चीज़ें लेने का, लेकिन मैं और लोगों को देख के खुश हो रही होती हूँ। कोई एक बाबा अपने बच्चों को चीज़ें दिला रहे हैं मैं बहुत खुश होती हूँ, बाखुदा दुआ देती हूँ। उससे मेरा कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन आपका एक ज़िंदगी में याद रखिएगा, खुदा ने हमें पैदा किया और हम अशरफुल मखलूकात, हमें इंसान, और इंसान जो है ना वो उस रब की तख्लीक है। हम कोई जानवर भी तो हो सकते थे ना, तो लेकिन अल्लाह पाक ने हमें मुंतखब किया। तो ज़िंदगी में आप यहाँ पर आए हैं, इसका कोई मकसद है, तो कोशिश करें कि जितनी थोड़ी सी ज़िंदगी इस दुनिया में गुजार रहे हैं ना, उसको खूबसूरत अंदाज में गुजारें। और इसका कोई ना कोई रीज़न है, आप दुनिया में मौजूद हैं, कुछ अच्छा ढूंढने के मैं कुछ ऐसा करूं कि जब मैं ना रहूं तब भी वो काम होता रहे। बस ये एक चीज़ को कोशिश करें, हमेशा मैं ना ज़िंदगी गुजारें, हम में ज़िंदगी गुजारें। मैं सोच रही होती हूँ कि अब मैं अपनी सीट पर बैठी हूँ ना, मैं कुछ ऐसा करूँ कि किसको बेनिफिट हो, किसी का स्किल्स प्रमोट हो, या यहाँ पर जो भी आ रहा है वो दूसरों को कैसे अपनी फैसिलिटेशन कैसे वो प्रोवाइड कर सकते हैं, उसका लिंक कैसे हो सकता है। तो पॉजिटिव सोचेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हमेशा अपने बारे में ना सोचें, आप दूसरों के बारे में सोचें, वो रब आपके लिए सोचेगा। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और बात हो रही है हेल्थ की। ऑफ कोर्स बात हम हेल्थ की करेंगे क्योंकि हेल्थ सेगमेंट है। तो हेल्थ सेगमेंट में हम आज जो बात करने जा रहे हैं वो है स्माइल। स्माइल भाई जो है ना, वो हर किसी के घर में आए तो अच्छा है क्योंकि वो जब भी नॉक करते हैं तो हमारे मुंह पे स्माइल आ जाती है। वो ये है कि हम स्माइल की बात करें, इस स्माइल की, मुस्कुराहट की। तो ये मुस्कुराहट जो है ना, वो चेहरे को, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था कि दिल को पॉजिटिव रखें, खुश रहें, दुनिया को देखें खुश हो। बिल्कुल सेम खुश होने का मकसद एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि जब हम किसी से मीटअप करते हैं, मिलते हैं, तो एक हमारे चेहरे पे जो है ना वो एक मुस्कुराहट अगर आ जाए हंसते हुए, तो आपका मुंह खुले और आपके दांत खराब हो तो यू फील शाय। और मैं भी प्रैक्टिकल बताती हूँ। एक दो बच्चियाँ ऐसी हैं, देखो लड़की की जात होती है ना, मुझे उसके लिए बड़ी फिक्र होती है। और फिर बात होती है शादी की। लड़का जैसा भी हो ना, वो अक्सर नहीं देखा माँ को, मुझे चांद सा बेटा, चांद सी बहू चाहिए, चाहे बेटा गंजा हो लेकिन उसको बहू चांद सी चाहिए। ये बड़ा मसला है। तो लड़की में इतनी खराबियां निकालते हैं। और मैंने भी प्रैक्टिकल बताऊं, 2-3 बच्चियों से मैं मुलाकात की, तो जब गैदरिंग में बैठती है ना, तो जिस बच्ची के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं ना, वो मुस्कुराते हुए देखती है मुझे कोई देख तो नहीं रहा, और देन वो मुस्कुराते हुए शाय फील करती है। मेरा अंदर से दिल और वजूद जो है ना, वो इतना हर्ट होता है कि मैं बता नहीं सकती। फिर गुस्सा पेरेंट्स पर भी उनके आता है कि यार इन्होंने एक बच्ची को इनिशियली क्यों नहीं जो है ना सही तरह लुक आफ्टर किया। आज वो बच्ची गैदरिंग में गिल्ट फील कर रही है मुस्कुराते हुए, क्योंकि उसके दांत ऊपर नीचे जो फ्रंट के ये जो बाहर होता है ना, ये बहुत डेंजरस होता है। ये यहाँ से ऊपर नीचे होता है तो वो बहुत खराब से लगते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जो लोग अपने दांतों को कैसे, वो जो कुछ शायद रॉड पता नहीं क्या लगती है, मुझे लैंग्वेज नहीं आती वो मेडिकल टर्म में, अभी डॉक्टर साहब बताएंगे। डॉक्टर मोहसिन खान साहब मौजूद हैं, ही इज़ अ डेंटिस्ट, और ये अब बताएंगे कि ये जो मैं बातें करी हूँ ये कितनी ऑथेंटिक है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सही कहा मैंने। बिल्कुल, आजकल जितनी हमारी सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया आगे बढ़ रहा है, तो जो आपकी स्माइल है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया आपकी पर्सनालिटी के लिए। बट मैंने ये देखा है यहाँ पे नॉर्मली स्माइल को लेके लोग इतने कॉन्शियस नहीं रहते हैं। और कॉन्शियस जब होते हैं जब उनकी शादी में 4 महीने रह गए, 5 महीने रह गए, तो अब इतने कम ड्यूरेशन में वो आके हमें कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे दांतों को जो कि बिल्कुल क्राउडेड हैं, आप उनको स्ट्रेट कर दें, उसको अलाइन कर दें। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं जो लगता है? ऑर्थोब्रेसिस होते हैं, अलाइनर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं। बट नॉर्मली जो पेशेंट यूज़ करते हैं वो ऑर्थोब्रेसिस यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है, आपके जो दांतों की बिल्कुल पोजीशनिंग चेंज हो जाती है, आइडियल हो जाती है। मैक्सिमम कितने मंथ लगता है? मिनिमम एटलीस्ट यू हैव टू गिव अ ईयर 8 months to 1 year, डिपेंड अपॉन द केस। बट कुछ भी नहीं ना, ये तो कम से कम दांत तो अच्छे हो जाते हैं मैक्सिमम। ये तो एक जो मैं कह रही थी कि स्माइलिंग फेस करते तो गिल्ट सा फील होता है कि अच्छा नहीं लगता। पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो जाती है आपकी, लाइक पर्सनालिटी आपकी निखर जाती है अगर आपके दांत एक प्रॉपर अलाइनमेंट में होते हैं। आप स्माइल करते हैं, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं लाइफ में। आप कुछ भी करने जाते हैं क्योंकि आपकी स्माइल बिल्कुल आइडियल हो, तो आप एक कॉन्फिडेंस फील करते हैं अपने अंदर। अच्छा, ये बहुत मैंने आज स्पेशली सेगमेंट ये रखा है और मेरी ख्वाहिश है कि ये एवरी वेडनेसडे ये शो होना चाहिए, ये सेगमेंट होना चाहिए लाइक हेल्थ का, दांतों से रिलेवेंट। वो ये कि स्पेशली जब लोगों को अवेयरनेस नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आज आपसे शेयर करना चाहूँगी कि हमारी नॉलेज ही नहीं है। जो है सो है, चलने दो, नो वे। हमें अभी भी मैंने देखा कुछ खवातीन कि उनके बच्चों के दांत जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, वो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं देखती कि मेरी बच्ची आगे चल के इस प्रॉब्लम का जब उसका रिश्ता आएगा, तो आपको पता है कुछ भी कर लो टॉप टू बॉटम देखा जाता है। तो आप मुझे बताएं, ज़रा मोटी होती है तो लड़की कितनी परेशान हो जाती है। वो तो फिर भी चलो वेट जो हो सकता है वो मसला नहीं, लूज हो जाता है, लेकिन जो ये दांतों का है ना, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि आपकी वो जड़ें मजबूत हो जाती हैं, आपकी रूट्स ऐसी हो जाती हैं। होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो बोन के अंदर कैल्सिफिकेशन बढ़ती है, इसकी वजह से आपके दांत की रिमॉडलिंग में टाइम ज़्यादा लगता है। हाँ, ये बिल्कुल यही मैं कहने लगी कि जब इनिशियल अगर आपकी होगी डॉक्टर साहब, बकौल डॉक्टर साहब के, कि जब 7-8 साल की, तो वो आपका जल्दी जो लगता है ना वो जल्दी रिकवर, लेकिन जब आपकी एज बड़ी होगी तो फिर उसको टाइम ज़्यादा लगता है। और जो रिजल्ट अर्ली एज में आता है ना वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बच्चा 13-14 की एज में ग्रो कर रहा है, उसका कॉन्फिडेंस उसी एज में बनता है।
तो अगर आप ये ट्रीटमेंट अर्ली इन द पीस करवाते हैं तो ये बच्चे के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। प्रोफेशनल लाइफ में आके ब्रेसेस लगाना वैसे भी थोड़ा इशू हो जाता है, ऑफिस जा रहे हैं आप, स्कूल कॉलेज जा रहे हैं या यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, फिर आपका जब ब्रेसेस लगते हैं तो आपकी जो ईटिंग हैबिट होती है उसको भी आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और दूसरा ये कि जब आप रात को सोते हैं, अगर आपका मुंह नहीं बंद होता तो फिर आप गले से मुंह से सांस लेते हैं बहुत ज्यादा। Yes. फिर आपका ऐसा होता है। Obviously. अच्छा, कुछ लोगों का मैंने देखा जिनके दांत है तो उनके नाक का भी बड़ा प्रॉब्लम होता है। हाँ, साइनस का इशू होता है। जिन लोगों के नॉर्मली दांत के अंदर डीप बाइट होती है आय, आय, तो उनके ये इशू आ जाता है, वो ज्यादा सांस गले से फिर लेते ले हैं। रहे हैं, इससे थ्रॉट इन्फेक्शन हो जाता है। मोर और लेस एवरी मंथ वो ये कंप्लेन करते हैं मेरा सोर थ्रॉट हो गया, आय, आय, गले में खराश हो रही है, तो ये भी इशू आते हैं। अच्छा, ये जो कुछ लोग होते हैं दांतों की स्केलिंग, जो हम लोग मैंने देखा कुछ लोग करना चाहते हैं अपने, और ये वो लड़के हैं जो बेचारे इब्तदाई इनिशियली उन मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं और फिर उनको फील होता है कि हमारे दांत खराब हैं और वो जो है वो देखती है वो अच्छा नहीं लगता। मैं इसके बारे में बात करूंगी। हमारे इधर मैंने एक लाइव कॉल है, डॉक्टर साहब हंस रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्यों ड्रॉप कैसे हो गई? मेरी एक हंसी बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने शायद वो ही नहीं हो। अच्छा चले छोड़। अच्छा, ये वो लोग होते हैं जो अक्सर नई नई इनकी मतलब मोहब्बत होती है और वो मुलाकातें होती हैं, चाहे वो कजन से हो, उनकी एंगेजमेंट हो जाती है, फिर उनकी फोर्स होती है मंगेतर साहिबा की, ताड़े दंद नहीं चंगे, इन्हें साफ करा दो। फिर उनको ये साफ करवाना पड़ जाता है क्योंकि फिर सुननी पड़ती, क्योंकि फिर शादी के बाद फिर आप लोग पावरफुल हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले वो लड़की जो कहती है आप सुनते हो, स्मोकिंग कर, अब यार इसको दांत तो साफ कर, फिर मूवी तो बनती शादी की। कैसा, सही बोले डॉक्टर साहब? बिल्कुल। अभी इम्प्रेशन लास्ट वीक एक पेशेंट आए, उनकी शादी में 10 डेज थे एंड ही वाज सो क्यूरियस कि डॉक्टर साहब भाभी ने कहा है कि दांत वाइट होने चाहिए वरना मैं साथ नहीं बैठूंगी। तो ही वाज सो क्यूरियस कि डॉक्टर कुछ भी करें, और वो उनकी एक हैबिट थी शुरू स्मोकिंग की, तो एक येलो पिगमेंट उनके दांत पे लग जाता है, येलो दांत हो गए थे। खैर हमने उनकी ब्लीचिंग की और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, तो ही वाज सेटिस्फाइड और उनकी वाइफ भी सेटिस्फाई हो गई थी। अच्छा, एक बात बताएं, जो अपने अभी का स्मोकिंग के ऑफ कोर्स एक स्टेन दांत येलो हो जाते हैं, देन उसके बाद दोबारा करेंगे तो दोबारा हो जाएंगे? देखिए, होता ये है कि अगर आपने अंडर को स्केलिंग और ब्लीचिंग चले जाते हैं तो 1 ईयर तो वैसे भी दांत आपके बेहतर रहते हैं, बट पेशेंट के लिए सजेशन ये होती है कि वो ब्रश करे मल्टीपल टाइम और रात को लाजमी करे। तो ये जो स्ट्रेनिंग होती है आहिस्ता आहिस्ता आती है, फिर आती ज़रूर है क्योंकि आप स्मोकिंग कर रहे हैं। निकोटीन आपके जब जाता है, स्मोक अंदर जा रहा है, तो एक तो वो गम्स को भी पिगमेंटेड कर देता है। ओके। जैसे एक हेल्दी पर्सन के गम्स होते हैं पिंकिश होते हैं, लेकिन अगर ब्लैक ब्राउन स्मोकर्स होते हैं ब्लैक पिगमेंट होते हैं, क्योंकि जब आप चारकोल अंदर जाता है तो वो आपके गम्स को पिगमेंटेड कर देता है और स्माइल बहुत बुरी लगती है और वो काफ़ी मुश्किल से वापस रिवर्स होता है। दांत तो फिर भी वाइट हो जाते हैं, बट जो गम्स होते हैं पिगमेंटेड उनको वापस ओरिजिनल लाना में काफ़ी टाइम लग जाता है। मेडिसिन होती है, प्रोसीजर्स के अलग होते हैं। ओके। हाँ, अच्छा, मैं एक सवाल एक और करना चाहूंगी, वो ये, आपने कहा कि एक बार हमने स्केलिंग करवा दी और आपके दांत नीट और क्लीन हो गए, ठीक है, वाइटनेस जैसे, हमें कम से कम अपनी एज में कितनी बार स्केलिंग करवाने की रिकमेंडेशन ये होती है कि आप ईयर के अंदर एक दफ़ा करवा सकते हैं, ओके, ठीक है। बट यहाँ पे इशू ये है कि पेशेंट जो है पान, छालिया, सिगरेट ये सब चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं एशिया में, छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप इसको नहीं छोड़ते तो यू हैव टू गिव एटलीस्ट 6 मंथ, तो आपके दांत हेल्दी रहेंगे। नॉर्मली 1 साल के बाद ज़रूरत पड़ती है स्केलिंग की, बट जब आपकी रूटीन ये होती है कि आप पान, छालिया, गुटखा, सिगरेट ले रहे हैं, तो फिर आपको 6 महीने में एक दफ़ा करवानी पड़ती है। अदर देन क्या होता है, आपके प्लाक एक्यूमुलेशन हो जाती है, आपके जिंजिवल रिसेशन हो जाता है, दांतों के अंदर वो जो कत्था ये खाते हैं ये जम जाता है, तो इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, एक और बात मैं पूछना चाहूँगी कि हमारे नाज़रीन की भी मैसेजेस आते हैं मुझे, क्योंकि मैंने स्पेशली ये सेगमेंट इसीलिए कंडक्ट किया कि कुछ ख़वातीन जो हैं, मैंने देखा वो हर वक्त अपने मुंह में पान रखती हैं और मर्द हजरात भी रखते हैं, तो इससे क्या आप समझते हैं कि हमारे क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? हाँ, अगर आप या किसी की ये हैबिट है कि वो मुँह में पान रखता है, तो सबसे पहले उसको इस चीज़ के लिए तैयार हो जाना चाहिए कि उसकी जो माउथ ओपनिंग है वो रिस्ट्रिक्टेड होने लग जाएगी। मीन्स कि जो एक नॉर्मल इंसान का मुंह पूरा खुलता है वो उनका वो नहीं खुलेगा। अच्छा। उनके जो मसल्स हैं वो टाइटन हो जाते हैं,
ठीक है, उनके अंदर वाइट स्ट्राइप्स आ जाती हैं, तो वो लिमिटेड माउथ ओपनिंग के पेशेंट बन जाते हैं। एक्चुअली इट्स अ प्री कैंसीरियस कंडीशन। अच्छा, कुछ लोग ऐसे, पता नहीं उनका, मुझे नहीं मालूम उनका क्या ये कॉन्सेप्ट है कि भाई हमें कुछ नहीं होता और हमारे दांत तो, और मैंने कितनी बुढ़ियों को देखा 4-5 दांतों से गुजारा फिर कर रही होती हैं, सारे पीछे के दांत खत्म हो चुके होते हैं। वो होता ये है कि अर्ली एज के अंदर वो अपनी क्लीनिंग प्रॉपर रखते नहीं है, ठीक है, और जब एक एज 35 से प्लस होने लगती है तो फिर अचानक से दे फील कि इनके दांत हिलने लगे, और फिर 2 से 4 साल के अंदर इनके पीछे की दाढ़ें जो होती हैं रिमूव हो जाती हैं। तो वो 50 साल पे भी पूरा नहीं पहुंचती कि उनके पीछे के दांत चले जाते हैं, फिर वो दूसरे प्रोस्थेसिस दे रहे होते हैं ऑल्टरनेट के तौर पे। बट जो नेचुरल दांत होते हैं उनकी बात तो अलग होती है। क्या बात है, नेचुरली अल्लाह पाक की जो है नेमत है, इसीलिए कहते हैं उसकी बहुत केयर करनी चाहिए, उसका हिफाजत करनी चाहिए। आप डेली मसवाक करें या ब्रश करें, ये ज़रूरी है। और अपने दांतों में प्लीज़ ये गोश्त जो रह जाता है, ये बद ईजी समझे, कुछ भी खाने की चीज़, रात को सोते हुए अपने दांतों को क्लीन करके सोएं। खाने के फौरन बाद ब्रश नहीं करना चाहिए, थोड़ी देर बाद करें, क्योंकि वो एक अपना सिस्टम हमारा एक्टिव हो चुका होता है। मेडिकल टर्म में मैं बात कर रही हूँ। और एक और बात करूँ कि आप इतना ईजीएस्ट ना समझें, जो ये जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि ओरिजिनल जो हमारे दांत हैं उनकी अलग बात है। ये जो आपने देखोगे रूट कैनाल, मैं आपको सच बताऊँ बहुत तकलीफ दे मरल है। 2 इसके प्रोसीजर हैं, और इसका जो है ना, पहले तो आपकी जो नस काट दी जाती है, ताकि, क्योंकि जब आपने अक्सर मैंने देखा कुछ लोग यूं पकड़, बहुत तकलीफ होती है भाई, बहुत तकलीफ, अल्लाह माफ करे दांत की तकलीफ ना पूछिएगा। जब आपको वो कहीं आपका होल हो गया है, क्योंकि आपके नस के अंदर, जड़ के अंदर पानी जा रहा है, या गर्म ठंडा जिसे कहते हैं लगना, जब वो जाके लगता है ना, उफ, बंदा ना बेड से उछल जाता है। और ये अक्सर रात में जो है ना, इसकी पेन इतना बढ़ जाता है कि पेन किलर भी खाओगे तो उससे भी आराम नहीं है। अक्सर पेशेंट पूछते हैं कि सर रात को पेन क्यों बढ़ जाता है। सही बात है यार। उसकी वजह ये होती है, रात को आप सोने के लिए जब लेटते हैं तो आपका जो ब्लड फ्लो है वो टूवर्ड टूथ बढ़ जाता है। अच्छा, जब आप लेटते हैं तो सर्कुलेशन ब्लड टूवर्ड हेड बढ़ती अच्छा, है। बैठे रहो तो दर्द नहीं होगा। हाँ, नॉर्मली यही होता है। पेशेंट बैठे हुए अपनी काम कर रहे हैं, दर्द कम है, वो सोने के लिए लेटते हैं, ब्लड फ्लो बढ़ता है टूवर्ड द टूथ, तो फिर उनका पेन बढ़ जाता है। ये मेडिकल समझ नहीं है, हम लोगों को उस वक्त नहीं पता था। ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है नर्व्स में, तो वो कंडक्शन भी ज़्यादा होती है, इस वजह से पेशेंट के दर्द ज़्यादा हो जाता है। ये इरिवर्सिबल कंडीशन होती है, मींस के ऐसी कंडीशन में रूट कैनाल मस्ट हो जाती है। फिर आप मेडिकेशन जितना भी ले लें, टेम्परेरी कुछ आवर्स के लिए पेन कम हो जाएगा, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम पेन होगा तो वो और ज़्यादा तेज़ हो मैं इसका रीज़न बताऊँ मुझे क्या हुआ था। मैं पता है कि इंसान एज होती है ना, तो वो नहीं पता नहीं होता। जैसे दांत से अखरोट तोड़ दिया, मुझे बहुत पसंद थी खुबानी, तो मैं अम्मी पर कहती भी थी, वो भी लाइट सा कहती थी, इतना नहीं। उन्होंने, बेटा बुरी बात है, पता है तेरे दांत ना कमजोर। अब उनको मैं वैसे नहीं मालूम था, लेकिन वो अपनी इसमें सिंपल लैंग्वेज, क्योंकि ज्यादा एजुकेटेड तो नहीं थी, उन्होंने कहा कि तुम्हारे दांत जो है ना, तुम्हारी तकलीफ होगी। तो मैं कहती थी हमें कुछ नहीं, अल्लाह उनकी बख्शिश करे। तो मैं ना दांत से ना खुबानी तोड़ देती थी, और इस तरह करते करते वो मेरी जड़ें, कहते अभी नहीं पता चलेगा, बाद में बहुत तकलीफ होगी। तो वो वाकई में वो जड़ें कमजोर हो गई उसकी। होता यह है, जब आप ऐसी कोई सख्त चीज़ तोड़ते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर हो जाता है, मीन्स के दांत बीच से स्प्लिट हो जाते हैं। ऐसे में कभी कभार पूरा दांत एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, कभी कभार वो जो पार्ट फ्रैक्चर हुआ है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, बट ये बड़ी पेनफुल कंडीशन हो जाती है। पेनफुल कंडीशन में डरा नहीं रही, लेकिन जो लोग करवाते हैं, मैं करवा चुकी हूँ अब। और फिर उसने, मुझे इतना पसंद है ये हड्डी चूसना, ये वो। अब वो क्या है कि उस साइड पर मैं कोई भी सख्त चीज़, गोश्त को ज़्यादा खाऊं या कुछ भी, तो वो बाहर निकल आता है। फिर दोबारा जाके उसको, वो जो पता नहीं क्या मसाला लगाते हैं दोबारा फिक्सिंग होती है। तो वो जो ओरिजिनल मेरा दांत था, उसकी नस काट दी है, उसको थोड़ा घिसा है उन्होंने, उसके बाद उसके ऊपर कैप लगा है। तो ये जो है ना, ये इतना ईजीएस्ट नहीं होता। तो इससे बेहतर है कि जब अगर फिर मजबूरी है आपको, तो ऑफ कोर्स फिर वो दांत आपके किसी काम का नहीं रहेगा। अगर आप उसको ऐसे छोड़ देंगे विदाउट कैप के, वो और आपके लिए नुकसान होगा, ऐसे कि नहीं, फ्रैक्चर हो जाता है। फिर उसको आप एक्सट्रैक्ट ही करना है इन दी एंड। तो ये रेकमेंड, अक्सर पेशेंट्स होते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब कैप क्यों लगा रहे हैं हम, तो कैप लगाने की वजह ही जब नस काट दी बस अब इसका काम। मैं ये सवाल मैंने भी किया था, मैंने कहा आपने जब नस काट दी दांत तो लगा रहने दे, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा नहीं, उसका क्या है बताएं। जब हमने रूट कैनाल की, नस काट दी, तो आपके दांत का एक अच्छा
खासा हिस्सा जो होता है वो रिमूव हो जाता है अच्छा। सेंटर से। ओके अगर हम उसमें सिर्फ फिलिंग करते हैं तो आपके खाने के लोड से वो फ्रैक्चर हो सकता है। ओके लेकिन जब हम उसके ऊपर कैप लगा देते हैं तो फिर नहीं। तो वो पूरा 360 सेफ हो जाता है। फिर आप जो भी खाएं वो एक नॉर्मल रूटीन में आप दांत यूज़ कर सकते हैं फॉर अ गुड 15 to 20 ईयर्स। अगर एक अच्छा रूट कैनाल और एक अच्छा कैप लगाए तो 15 to 20 ईयर्स वो आपके मुंह में रहता है। ओके ये भी है, फिर केयर करना थोड़ा सा केयर करनी होती है, आपने उससे दोबारा अखरोट नहीं तोड़ने। मेरे अब्बा की तौबा मैं नहीं तोड़ूंगी कभी भी नहीं। नहीं ये मैं बता रही हूँ, मिस्टेक की मैंने, जो की है वो फिर भुगती भी है। तो बी प्रैक्टिकल मैं बताती हूँ कभी भी। अच्छा जी अभी ब्रेक ले लें छोटी सी, यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ है डॉक्टर मोहसिन के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर, क्योंकि हम लोग चले गए थे ब्रेक की जानिब और मुस्कुराते बिखेरते रहना चाहिए। और रेलेवेंट टू मुस्कुराहट के आज है प्रोग्राम हेल्थ सेगमेंट में दांतों के बारे में, और हमारे डेंटिस्ट स्पेशलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे अभी गेस्ट, और क्योंकि आपको पता है कराची का ट्रैफिक, तो इस वक्त डॉक्टर सना हमारे दरमियान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसे आप ठीक हो? मैं बिल्कुल। और डॉक्टर जैद भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। और हमारे दोनों जो हैं कंसल्टेंट मैं कहूँगी स्पेशलिस्ट, दोनों डेंटिस्ट हैं। और दोनों से मेरा अब एक सवाल ये है कि मुझे एक समझ में नहीं आती कि जब हमें पता है कि हमारे दांतों में कीड़ा लग जाता है, ये कीड़े का कॉन्सेप्ट क्या है, ये कीड़ा होता क्या है? ये ऐसे ही हमारे जहन में कुछ वायरस है या वाकई में कीड़ा होता है? बचपन में सुनते थे दांतों में कीड़ा लग जाना। इसका सवाल डॉक्टर जैद पहले आप दें। इसमें बहुत सिंपल है कि जो हमारे बुजुर्ग थे वो हमें यही बताते थे कि दांत में, हमने भी यही आज तक सुना था बस जब तक डेंटिस्ट नहीं बने थे। कीड़ा क्या? तो कीड़ा एक दांतों में कीड़ा लग जाता है जी। तो जब हम अक्सर आगे पेशेंट सवाल करते हैं डॉक्टर साहब वो कीड़ा जो था वो निकल गया, निकला नहीं वो कैसे? तो हम उसको ये पर समझाना पड़ता है कि देखें बेसिकली बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे आपने अभी बात की ना वायरस की, तो डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियाज जो एक प्रोड्यूस करते हैं कलर सा जो ब्लैक इन कलर होता है, तो उसकी वजह से वो ब्लैक हो जाता है, तो लोग उसको उर्फ़े आम में आम जुबान में कीड़ा कह देते हैं। तो उसको उस जमाने में बैक्टीरिया जो था वो मुश्किल वर्ड था। जैसे आप वायरस, आप लोगों को पता है कि कोविड के बाद तो आपको हर किसी को पता है वायरस क्या है, बैक्टीरिया क्या है, इन्फेक्शन क्या है, क्रॉस इन्फेक्शन क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता, हमें पता चल गया। टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई और किसी को अवेयरनेस हो गई। नहीं, सोशल मीडिया और आप लोगों की मीडिया की अवेयरनेस की वजह से आप लोग हर टॉक शो में, मॉर्निंग शोज के अंदर बहुत बात करते हैं इन चीज़ों के ऊपर, तो लोग को ये बात बार बार पता चल रही है। पहले इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, तो लोग यही कहते थे कि दांत में कीड़ा लग गया है और इसको जी मीठा खाने से लग गया। चले आज क्लियर हो गया, डॉक्टर जैद ने इंडोर्स कर दिया कीड़ा कुछ भी नहीं होता भाई, ये कीड़ा नहीं, आप कुछ भी खाए वो कीड़ा नहीं खाएगा आपका। कहते कुछ कम करके कीड़ा खा जाता है। सना ये बताएं डॉक्टर, दांतों में एक होता है भुरभुरापन, जिस तरह बोन्स में भी होता है ना, जी, तो दांतों में भी होता है। जी, तो जी। ये क्या चीज होती है? बेसिकली डेवलपमेंटल एज में ना आपकी कैल्शियम डेफिशिएंसी या कोई भी मिनरल अगर डेफिशिएंट है, विटामिन डेफिशिएंसी है, तो उसकी वजह से और कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो दांत भुरभुरे, मतलब उनकी फाउंडेशन जो होती है वो बेसिकली बनते ही ऐसे हैं कि वो भुरभुरे दांत होते हैं। उसमें हमारे साथ बहुत सारी डिफरेंट किस्म के जो है ना इंडिकेशंस भी होती हैं, मतलब देख के पता चल जाता है कि इसको ये प्रॉब्लम है, और उससे हम एक चीज़ तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई मतलब इसको कैल्शियम विटामिन D3 की डेफिशिएंसी होगी। अच्छा, पहले इस चीज़ की इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन हम लोग क्योंकि आपको पता है लैब से एसोसिएटेड हैं, तो हमें एक बड़ा अच्छा बेनिफिट ये होता है कि हम फ़ौरन से ना टेस्ट करा लेते हैं। तो मैंने डॉक्टर जैद ने ऐसे एक्सपीरियंस किया कि लास्ट 10 ईयर्स में कि जब भी हम दांतों को देख के उनका टेस्ट कराते थे ना, तो हमेशा टेस्ट में आता ही ऐसा था कि कैल्शियम डेफिशिएंसी है। तो आई थिंक ये मेरे साथ एग्री करेंगे कि ऐसा हम जब भी ऐसा देखते थे तो ऐसे ही होता था। तो बेसिकली ये है कि इसीलिए कहा जाता है कि जब यंग एज है तो बच्चों की मिल्क इनटेक और एग इनटेक और कैल्शियम इनटेक की बड़ी अच्छी मतलब अच्छा रखना चाहिए, ताकि उनकी दांतों में भुरभुराहट ना हो। दूसरे रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे अगर दांत हम बहुत ज़्यादा ब्रश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रगड़ रहे हैं, उसकी जो भुरभुराहट होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है।
या फिर ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत है, फिजी ड्रिंक्स बहुत पी रहे हैं या एनर्जी ड्रिंक्स बहुत पी रहे हैं जिसमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, अगर वो आप पी रहे हैं तो भी दांतों को भुरभुरा कर सकती हैं। तो बेसिकली ये सारी इसकी अलामात होती है या इन चीज़ों की वजह से भुरभुराहट हो रही है। ये रीजन भी हो सकती है। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर जैद, डॉक्टर सना एंड डॉक्टर मोहसिन मौजूद हैं और ये सब हम स्पेशली जो रेलेवेंट यानी कि हेल्थ सेगमेंट में आज स्पेशली डिस्कशन कर रहे हैं आपके दांतों के बारे में, आपके टीथ के बारे में। हम लोग ब्रश करने में बहुत ही मिस्टेक्स करते हैं और हम इस तरह करते हैं जिस तरह WWF। तो मुझे बताएं जैद साहब के ब्रश की बेहतरीन टेक्निक कैसे आपने यूज बिल्कुल अभी जो आपने वर्ड यूज किया WWF वाला, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, हमारा सबसे जो हमारा सुबह उठते साथ सबसे जो मेन फोकस होता है वो पहले तो हम उठते देर से, ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही। और फिर हमारा मेन फोकस होता है जितना भी टाइम हम सेव कर सकें हम वो ब्रश में सेव कर लें। जितना भी अभी मैं आपकी बात को मुझे कॉमेडी हो गई, कहते हैं जो ज्यादा जो वॉशरूम में रहते हैं बहुत सोचते हैं। अब आपने एक और नई ऐड कर लिया कि ब्रश करते हुए भी लोग ब्रश करते हुए भी कहते हैं कि अब जितना ज्यादा मतलब जितना टाइम सेव करना है वो इसमें करना है, बाकी नहीं करना। तो आप मतलब हम लोग कहते हैं कि 1 से 1.5 मिनट आप आराम से स्लोली आप सॉफ्टली। अच्छा, उसमें फिर एक और आपने कहा ना उसमें एक और रेसलिंग चल रही होती है ब्रश की और दांतों की आपस में, कि अब कौन ज्यादा जल्दी काम करे और कौन ज्यादा कर रहा है। तो हम लगातार उसके ऊपर, मतलब आप ये सोचें जैसे आपकी हम लिटरली लोग, मैं सॉरी माजर के साथ कह रहा हूँ, लोग दांत इस तरह साफ कर रहे थे जैसे मासी आपके बर्तन ही साफ कर रहे थे रगड़ रगड़ के। तो आपने अपने दांतों को एक इम्पॉर्टेंट चीज समझना है। आप अपनी स्किन के ऊपर मसाज करते हैं, आप अपनी स्किन को क्लीन करने के लिए स्क्रबर यूज करते हैं, आप अपने फेस वॉश यूज करते हैं, क्या आप अपनी स्किन के साथ इस तरह करते हैं? हाँ, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि यार लोग ऐसे करते हैं? नहीं ऐसा नहीं करते। आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपके दांत आपकी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। तो आपको चाहिए कि अपने दांतों को वैसे ही केयर करें जैसे वो नॉर्मली तौर पे आप अपने बाकी चीज़ों की केयर करते हैं। आपकी बॉडी की स्किन है, आप अपनी स्किन के लिए इतने सेंसिटिव होते हैं, अपनी आइज के बारे में इतने सेंसिटिव होते हैं, तो आप अपने दांतों के बारे में उतने सेंसिटिव। पहले देखें, हम इसको एक इम्पोर्टेंस नहीं देते। जब हमारा कुछ अरसे के बाद जब टूथ लॉस होना शुरू होता है, पेशेंट को पेन स्टार्ट होता है, तो पेशेंट कहते हैं मैं तो रोज ब्रश करता था, डॉक्टर साहब आपने कहा था ब्रश करने से मैं तो सबसे अच्छी और महंगी टूथपेस्ट भी इस्तेमाल करता हूँ, फिर भी मेरे। लेकिन हमारे यहाँ जो कमी और कोताही है वो हमारे टाइमिंग्स हैं और हमारा प्रॉपर प्रोसीजर है क्लीनिंग का। अब हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं कि सुबह उठते साथ ब्रश करते हैं, ठीक है, रात को कोई ब्रश नहीं होता, जो आपके फूड पार्टिकल सारी रात दांतों में हैं वो जल सड़ जाते हैं। और गल सड़ने के अमल को वही जो बैक्टीरिया जो उसको खाता है वो कीड़ा मतलब की फॉर्म में जो आप कह रहे हैं कीड़ा ब्लैक रंग, तो वो दांतों को डिस्ट्रॉय करता है, वो जनरेट होता है और बढ़ता है। सुबह उठ के आप क्लीन करते हैं उसको, रात सारी उसको 12 घंटे 8 घंटे उसको टाइम मिला कि वो पॉलीफ्रेट किया, उसने अपनी कॉलोनी बनाई उसकी, मतलब लगातार आप जब हम बैक्टीरिया जैसे वायरस चंद मिनटों के अंदर डिवाइड मल्टीप्लाई होता है, तो इसी तरह बैक्टीरिया कुछ घंटों के अंदर मल्टीप्लाई होता है। और रात सारी आपके 6-7 घंटे में जहां वो एक बैक्टीरिया से 10 बैक्टीरिया बन जाते हैं। तो अब आपके इसी तरह लाखों बैक्टीरिया जब आपके मुंह में आते हैं, आप सुबह क्लीन करते हैं, उसके बाद आप दोबारा मील लेते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, और सेकंड फिर आप सेकंड ही जब जाते हैं दोबारा आप उस ब्रेकफास्ट किया और आप फिर चले गए। अच्छा, एक बात पूछना चाहूंगी कि सॉफ्ट ब्रश इज गुड, ज्यादा हार्ड वो जो बहुत सख्त होते हैं ना, हम समझते हैं उससे वो गोश्त निकल जाएगा। कुछ लोग बहुत इस सोच में भी हैं कि जो सख्त ब्रश होता है या हार्ड उसकी जो ब्रश के होते हैं मुंह जो भी उससे ब्रश के दांत होते हैं उससे वो निकल जाएगा, जबकि सॉफ्ट ज्यादा अच्छा है मेरे ख्याल में। बिल्कुल ऐसा ही है, सॉफ्ट हम रेकमेंड ज्यादातर सॉफ्ट करते हैं या मीडियम करते हैं। कुछ लोगों को जो जिनके दांतों की कंडीशन ज्यादा होती है या कोई प्रॉब्लम ऐसा होता है उनको हम रेकमेंड करते हैं अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक। लेकिन ज्यादातर जो हम लोग पेशेंट को कहते हैं कि आपने अगर किसी भी सुपर मार्ट में चूज करना है तो गो फॉर द सॉफ्ट वन और मीडियम वन। देखिए लोग क्या करते हैं कि 2-2 दिन ब्रश नहीं करते, उसके बाद कहते हैं कि हम अपने दांत साफ हो जाए हमारे। मैंने आपको वही बताया WWF की रेसलिंग स्टार्ट हो जाती है कि फौरन अभी शादी में जाना, हाँ जाना है अभी क्लीन करने। देखिए टेक्निक्स फॉलो है, मैंने कहा रात को सोने से पहले ब्रश करें, सुबह उठ के आप रिंस करें, माउथ वॉश करें, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करें और फिर आप ब्रश करें और फिर आप ऑफिस जाएं। तो आप जो कहते हैं ना, आप जो मैं ऑफिस गया था मेरे मुंह से स्मेल आ रही थी, आपने ब्रेकफास्ट किया है, आपने दांतों को साफ नहीं किया, आप ऑफिस चलेंगे, आप अल्लाह अभी जाहिद साहब इतना हंसेंगे, मैं कैसी बात करने वाली सना
कि मैं अक्सर शादियों पे खवातीन को देखती हूँ फुल मेकअप, मेरी तरफ फुल मेकअप क्या होता है, फूल शूल लगाया होता है, जूड़ा साड़ी खूब, और जैसे ही उनके मुंह से उनको इतनी फुर्सत नहीं होती, खुदा के लिए ब्रश भी कर लिया करो मेरी बहनों, ब्रश कर ले, जाते माउथ यार वॉश यूज कर ले एटलीस्ट। मतलब एक वो इतना मतलब फोकस होता है सैलून में जाने का और फुल, लेकिन वो जब क्या मैं बोलूं, तो मैंने आपको यही बताया ना शुरू में कि आप स्किन को उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन आप दांतों को वो इम्पोर्टेंस मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, अल्लाह ना करे कि भाई मुझे कोई एग्रेसिव हो रही हो, आपकी पर्सनैलिटी खराब हो जाती है, नहीं, आप actually किसी से हमारा- मिलते हो तो इतनी प्यारी तैयार हो रही हो, तो आप मुंह खोल रहे हो तो आपके मुंह से बेशक स्मेल नहीं आ रही है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं स्मेल मुंह से कभी नहीं आती, आपके मैदे से आती है, वो आपके इंटरनल प्रॉब्लम है। लेकिन जो आप चाहे आप अपने मुंह को जैसे आपने स्मेल की, आपने मुस्कुराई तो आपके दांत पीले हो रहे हैं या उसमें कुछ चीज फंसी हुई है, वो बहुत बुरी लगती है, ऐसा है कि नहीं? पता है एक्चुअली क्या होता है, हम लोगों की ना एक माइंडसेट है, हम लोग इंटरनल ब्यूटी से ज्यादा ना एक्सटर्नल ब्यूटी पे फोकस बिल्कुल कर ठीक, रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। हर चीज जो ऊपर से खूबसूरत नजर आ रही है या ऊपर से बहुत अच्छी है, उसको ज्यादा फोकस करेंगे इन टर्म्स ऑफ, अगर आप किसी से मिलते हैं तब भी, अगर आप घर लेते हैं तब भी, अगर आप ऑफिस जाते हैं तो हमें लगता है कि बहुत कोई खूबसूरत ऑफिस जो होगा शायद वो हम वहाँ पे ज्यादा अच्छा कर लेंगे। ज्यादा अच्छा बिजनेस कर लेंगे। तो हम लोग ना एक बहुत मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, बहुत ज्यादा एक्सटर्नल, तो इसलिए हमें बिल्कुल लगता है ठीक कि एज फार एज हेल्थ इज कंसर्न, तो हमें ऐसा लगता है कि हम एक्सटर्नली अच्छे लगने चाहिए, स्मार्ट हों। आपने देखा आजकल फिटनेस का लोग बहुत केयर करने लग गए हैं, बालों का बहुत केयर करने लग गए हैं, बिल्कुल ठीक स्किन का केयर करने लग गए हैं, बस एज फार एज आपकी इंटरनल हेल्थ कैसी है उसके बारे में लोग इग्नोर कर रहे होते हैं। मैंने बहुत सेंसिटिव जो है ना बात को बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ किया, ऐसा ही है, ऐसा ही बिल्कुल ठीक कह रही हो सना, कंटिन्यू मेरी जान कंटिन्यू। एक्चुअली पता है ये हमारा माइंडसेट, हमें चाहिए इस माइंडसेट को हम अपना चेंज करें ना। जिस तरह घर में हम अपने महंगे तरीन फर्नीचर को, जैसे डॉक्टर सैयद ने बोला ना कि हम बहुत जल्दी जल्दी में होते हैं, हमारा जो फर्नीचर अगर हमने बहुत महंगा बाय कर लिया तो क्या हम ये सोचेंगे हम उसको रोज साफ करना शुरू कर दें, या रोज हम उसको एग्रेसिवली साफ करें, या हम उसको जो है उसको ये महंगा इसलिए। एग्जैक्टली उसकी पॉलिश खराब हो जाएगी। ये इन्होंने बताया ना, हमारी मासी अगर हमारे महंगे बर्तन लेके धोना शुरू कर दे तो हम कहीं हमें ऐसा लगता है नहीं हम खुद ही कर लें, इससे बेटर है, क्योंकि हमें पता है कि उसकी वैल्यू क्या है। तो हम एक्सटर्नल चीजों को वैल्यू करते हैं, लेकिन अपनी जो हेल्थ है उसको इतना वैल्यू नहीं देते। वैल्यूज। अच्छा जी, डॉक्टर मोहसिन साहब ये बताइए कि इन्होंने कहा कि कुछ मिस्टेक्स होती हैं तो दांतों में बुरबुरापन या कुछ भी और प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन देखें कुछ बच्चे न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, उसके बाद जब ग्रोम अप होते हैं उनको तभी कुछ पता नहीं होता, वो चॉकलेट भी ना खाए, मीठा भी ना खाए, वो एक अजीब से ड्रैकुला वाले दांत होते हैं। ये क्या रीजन है बच्चों के? नोकों वाले दांत नहीं होते? अक्सर उनको बच्चे छेड़ते भी है कि ड्रैकुला वाले दांत। अब नॉर्मली बताइए। जब बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं तो मदर जो है उनको फीडर वगैरह यूज़ करवाती है, Okay. वो थम सकिंग उनकी ठीक है। एक्टिविटी होती है, तो थम सकिंग की वजह से ओपन बाइट भी हो जाती है उनके, और जो दांत आ रहे होते हैं इवन के इनके जो डेसिडुअस टूथ होते जी। हैं वो भी क्राउडेड आते हैं। ओके। तो ये मेरी हमेशा माओ को होती है कि जब आपके बच्चे फीडर ले रहे हैं कोशिश करें कि वो कम से कम उसको यूज़ करें, थम सकिंग की हैबिट उनको ना लगने दें। ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें अगर ख्याल करते हैं तो ये इश्यूज नहीं आते। और ओके। सेकंड, अभी हम बात कर रहे थे ब्रशिंग की, तो एक फ्लॉसिंग होती है जो कि हमारे 90% जो पेशेंट्स हैं वो नहीं करते। अगर आप हर खाने के बाद, मील के बाद फ्लॉसिंग करते हैं तो इट्स रियली बहुत कम चांसेस होते हैं कि कैविटीज़ आपके हो जाएं। हम नॉर्मली ब्रश तो प्रॉपर करते नहीं हैं, फ्लॉसिंग तो बहुत आगे की चीज़ हो जाती है। तो एटलीस्ट अगर पेशेंट अपने फ्लॉसिंग करते हैं जो कि एक मस्ट चीज़ है, तो कैविटीज़ लगने के चांसेस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाते हैं। तो फ्लॉसिंग लाजमी करनी चाहिए। ओके, इन्होंने कहा फ्लॉसिंग ज्यादा बेहतर है हमारे लिए। अच्छा, कुछ चीजें, एक और चीज मुझे बात समझ में आती है, जैसे हम कहते हैं डेली पानी पीना चाहिए, खाने से कैसे खाने का हमें ये राइस खाना है, कोल्ड ड्रिंक, जैसे इन्होंने कहा कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करनी। मुझे बताएं कि एक टेक्निक है ब्रश करना है, चले जी, और कौन सी? कुछ लोग टूथपिक प्लास्टिक की यूज करते हैं, कुछ मिस्टेक्स मैं बताऊं उनको तो कम वक्तों को पिन भी मिल जाए। मैंने 1-2 लोगों को टोका, मैंने कहा क्या खुदा का खौफ करो, ये क्या करो आप? उनको नहीं सुई जिसे बोलते हैं सेफ्टी पिन, उससे गोश्त निकाल रहे हो यार, हद कर दी आप लोगों ने। सना जी बताओ इसके क्या साइड इफेक्ट है? एक्चुअली इसके साइड इफेक्ट तो सबसे पहले तो ये है कि वो इतना अनहाइजीनिक है। दूसरी बात ये है कि वो मेटल आपके यूज करने का है ही नहीं, क्योंकि उसकी मेटल की ऐसी वो ही नहीं है कि वो आप अपनी बॉडी के साथ यूज करें, और आप अपने गम्स के साथ छेड़खानी कर रहे हैं तो आप सोचें कितना डिजास्ट्रस हो सकता है। इससे कोई डिजीज भी हो सकती है, इन्फेक्शन उसमें जाके बैठ भी सकता है किसी किस्म का। तो ये चीजें, और ये जो फ्लॉसेस बने हैं या ये टूथपिक्स जो डिजाइन हुई हैं, इसके ऊपर
पता नहीं कितने सालों की रिसर्च है, वो रिसर्च करके वो प्रोडक्ट्स निकाले हैं उन्होंने। वो ऐसे प्रोडक्ट्स थोड़ी है कि आप बिल्कुल कोई भी चीज लें और दांतों में, लोग जो माचिस होती है किचन में हम यूज करते हैं उससे भी कर रहे होते हैं, वो तो उनको कोई टेंशन नहीं होती। आप शादी में जाए, किसी पार्टी में जाए, जो भी कोई शार्प ऑब्जेक्ट मिलेगा उससे दांत क्लीन कर रहे होते हैं। जब मैं देखती हूँ मैं तो बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाती हूँ, मैं क्या कर रहे हैं अपनी सेहत के साथ। तो बेसिकली एक तो वैसे बहुत नुकसानदेह क्योंकि उसका मेटल आपकी बॉडी के साथ बना ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि उतना शार्प ऑब्जेक्ट है, वो आपके इतने गम्स, इतनी सॉफ्ट पार्ट होता है आपकी बॉडी का, इतना सॉफ्ट पार्ट होता है, कहीं पे भी जाके वो करेगा, हिट करेगा, उसको लेसरेट करेगा, खराब करेगा। अनदर थिंग इसको जरासीम भी ट्रांसमिट कर रहा है आपकी बॉडी। अच्छा, जो टूथपिक यूज करते हैं वो गुड है कि नहीं? बेसिकली टूथपिक्स आर नॉट गुड, मैं तो यही बोलूंगी। लेकिन कुछ जो डिजाइन टूथपिक्स हैं, जैसे आपने देखा होगा आजकल मिल रहे हैं प्लास्टिक कोटेड टूथपिक्स हैं, उसके साथ वैक्स कोटेड थ्रेड लगा हुआ होता है, दैट कुड बी डन बिकॉज वो रिसर्च प्रोडक्ट्स हैं, उन पे रिसर्च हुई है, उनको बनाया ऐसा गया है कि वो आपकी बॉडी के साथ किसी तरीके से हार्म ना करें। उनको भी यूज करने का एक सर्टन तरीका है, ऐसा नहीं है कि आपने बस रख लिया और आपने बस कहीं पे भी आप शुरू हो गए। उसका एक वे है। आजकल तो क्योंकि सोशल मीडिया इज वेरी इन, तो आप जाके गूगल भी कर सकते हैं, आप देख भी सकते हैं कि मुझे इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे हम नॉर्मली हम कोई मेकअप प्रोडक्ट या कुछ भी लेते हैं, हम देखते हैं ना कि इसको यूज कैसे करना है, तो आप इजिली उसको देख सकते हैं यूज कैसे करना है। आई थिंक इसकी ये चीजें यूज करना, लोग तो थ्रेड घर का यूज करते हैं, सिलाई का जो धागा नहीं होता। मैं सवाल करने वाली थी, मैंने कहा मैं सना से बोलूं, मैं सियाज साहब से पूछूं कि ये अक्सर लोग धागे से शुरू हो जाते हैं, गोश्त निकाल रहे होते हैं ऐसे, पता नहीं कहाँ से ये लोग चीजें लाते हैं, मुझे तो सब कभी जिंदगी में नहीं देखा। आप बताइए क्या ये डॉक्टर साहब? जी, उसमें अच्छा, एक अवेलेबिलिटी, लंबी आ ली ना, यानी कि धागे को भी छोड़ा नहीं इन लोगों ने। धागा आप छोड़े, अवेलेबिलिटी ऑफ एनीथिंग जो उनको हाथ में होती है वो अपने दांतों से निकालने की कोशिश। देखिए, सबसे पहले तो उनको चाहिए कि डेंटिस्ट को विजिट करें, जो उनकी स्पेसेस जनरेट हो चुकी हैं उसको वो पहले क्लोज करवाएं। ये अच्छा, अब वो ये क्या नहीं करते, वो समझते हैं कि हम जो भी चीज अवेलेबिलिटी है वो सिर्फ इसी मकसद के लिए तहत, मतलब वो ये ढूंढ रहे होते हैं कि कौन सी चीज हमारे इस मकसद के तहत पे यूज करें। पेन, पेपर, कोई टार्ट, कोई चीज जो उनके हाथ में है, बस कर जाए। हम आप कभी नोट कर मुझे मैं खुद भी ऐसी हूँ, कभी ऐसी मैं सिपारी खाई ना, अब वो कहीं फंस गई ना, मेरे पास कुछ नहीं ना, मैं उसी को घुमा घुमा के करती हूँ किसी तरह। ये बहुत तंग करती है ना, तो हमारे यहाँ बर्दाश्त नहीं होती। हम कहते हैं इजाज़ तकरीर नहीं, हाँ कुछ है, कोई वो पता नहीं किसकी जरूरत की माँ, इजाद की माँ। तो हमारे यहाँ कोई भी चीज होती है, हमारे यहाँ इजाजत ऐसी होती है ना, दांत में से निकालना है, आपने गोश्त खाया आपने, अब निकालना है, कोई भी चीज, पेन की निब भी हम यूज कर सकते हैं, हम इतनी चीजें यूज करते हैं कि वो अक्सर पेशेंट आते हैं, सर हम तो ऐसे करके निकाल देते हैं, कार्ड, विजिटिंग कार्ड। आपने एक दफा मेरे पास ही पेशेंट आया, डॉक्टर साहब मेरे कार्ड पकड़ के मेरे से दांत आ गए, मैंने कहा यार ये तो नहीं करो यार, मतलब मेरे कार्ड की इतनी तो वैल्यू तो ना करो, अब आप इसका ट्रीटमेंट, यार मैं तो सही हो जाता हूँ। यार उस बंदे की क्या हालत है, मेरे विजिटिंग कार्ड का इस्तेमाल क्या हो रहा है? मतलब आप ये सोचे ना कि मेरे सामने मेरे कार्ड इस्तेमाल हो रहा है, मैं उसका शक्ल देख रहा हूँ यार कि प्लीज यार मेरे सामने तो करो। और वो मुझे बताया यहाँ छालियाँ फंसी हुई है, लिटरली इतना एम्बैरसिंग था कि आप खुद सोच सकते। तो आप मुझे डेंटिस्ट नहीं लगते, काफी एंटरटेनमेंट है। जब से आया ना मैं इनकी गुफ्तगू से हंसी रही हूँ। हम तो देखें नेचुरल बात है, आप ऑब्जर्व करें, हम तो देखें ट्रीटमेंट बताते हैं लोगों को, यार ट्रीटमेंट ये है, लेकिन लोग हमारे साथ जो ट्रीटमेंट के जिस तरह जेस्चर के साथ आते हैं ना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ लोगों की जिस तरह रहते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को जानना चाहिए हम अपने जो भी स्पेसिस हैं और जिस वजह से हमारे दांतों के बीच में, डॉक्टर साहब का कहने का मकसद है शॉर्ट फॉर्म में कि हम वो जो थोड़ी सी प्रॉब्लम है उसको जितना और स्पेस देंगे वो और बड़ी हो जाएगी, आप बड़ी होगी। और हमारे पास जब एंड में आते हैं तो दांत का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ होता है, फिर वो कहते हैं यार डॉक्टर साहब हमने ये देखें ऐसे हो गया ये। अब जैसे डॉक्टर सना ने कहा टूथपिक आर नॉट डिजाइन फॉर, अब टूथपिक जो है वो बहुत साल पहले यूरोपियन या आप कहते हैं कि वेस्ट से खत्म हो गई थी, उसकी नया डिजाइन आ गई जिसको हम कहते हैं फ्लॉस या डेंटल फ्लॉस के नाम से, जो भाई बता रहे थे, डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, वो यही था कि उसके ऊपर वैक्स कोटेड होती है, वो आपके दांत को कम से कम हार्म करती है और उसका जो थ्रेड का साइज होता है वो बहुत माइक्रोन्स के अंदर होता है, और वो समझिए आप कैसे नैनो बना होता है, और उसके ऊपर वैक्स होती है ताकि वो आपके दांत के ऊपर वाले सरफेस को डिस्ट्रॉय ना करे। हमारे यहाँ ये होता है कि लोग जो भी चीज़ अवेलेबिलिटी होती है वो अपने गम्स की, देखिए एक तो हम आप कोविड के बाद से हमें पता चला कि इन्फेक्शन लोगों को इससे इतना पहले नहीं पता था, आपकी कोई भी चीज़ जो बाहर पड़ी हुई है वो स्टरलाइज नहीं है,
हम जो यूज़ करते हैं क्लिनिक के अंदर चीज़ें वो प्रॉपर स्टरलाइज होती हैं, उनको हम पैक करते हैं और वो दोबारा कभी यूज़ नहीं होती पेशेंट्स टू पेशेंट। हम उसको स्टरलाइजेशन का एक पूरा प्रोसेस होता है। अब एक टेबल पे जो चीज़ पड़ी हुई है वो कहाँ क्या था पहले यहाँ पड़ा हुआ, उस पर क्या डस्ट पड़ी हुई है, उस पर क्या बैक्टीरियाज थे, क्या वो साफ़ भी है पिन, ठीक है, आपने वही पिन अपने गम्स में माने और वो क्रॉस इन्फेक्शन भी कर रही है, और कितने लोगों के हाथ लग के वो चीज़ आई है आपके पास, और किसी का हाथ साफ था या नहीं था। तो ये चीज़ें अब हम लोग सैनिटाइजर यूज़ करते हैं बार बार, बिल्कुल, ठीक है, वो कोविड की वजह से। उससे पहले हम लोग इस टाइम क्या वो कार्ड जो था या कोई भी XYZ जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या वो मतलब कि प्रॉपरली क्लीन थी, बिल्कुल तो इस ठीक, बात को लोग बिल्कुल नहीं समझते, तो बिल्कुल लोग उसको इस तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है लोगों को। देखिए इंपॉर्टेंस की बात है कि हम अच्छा, लोग, इसका मैं शॉर्ट फॉर्म में ये कहूंगी कि हमें अवेयरनेस नहीं है, लेकिन इस बात का भी दुख है। मैं पहले इन सबका थैंक्स करूंगी कि टाइम खत्म हो गया, हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करते हैं। ज़ैद साहब आपका बहुत शुक्रिया, एंड सना जी आपका बहुत शुक्रिया, एंड मोहसिन खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारी इन्होंने बातें हल्के फुल्के अंदाज में की, बहुत अच्छा लगा। हेल्थ सेगमेंट में हमें सिर्फ हमारी कोशिश होती है और हम सिर्फ आपको अवेयर कर सकते हैं, हम आपके दिमाग में ठूस नहीं सकते, हम सिर्फ बता सकते हैं। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपको ये चीज़ नहीं मालूम तो इसको सीरियसली, इससे बेहतर है कि जब आप यूं हाथ पकड़ के जाएं और फिर आप अपना मुंह खोलें इतनी देर तक और फिर वो आपको ट्रीट किया जाए, उस तकलीफ से, उस कर्ब से गुजरने से बेहतर है कि आप अपने घर में इनिशियली इब्तदाई तौर पे अपने आप को क्योर कर लें। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। दैट्स गुड। हाँ जी, अब स्क्रीन भी बड़ी प्यारी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। शहजादी सलीम, शेफ शहजादी सलीम मेरे दरमियान मौजूद है। मैं बिल्कुल, आंटी नहीं छोड़ेंगी मुझे, नहीं छोड़ेंगे, मैं छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा हाथ। अरे वही हाथ पकड़ा इन्होंने पकड़ने के लिए। चलिए जी, आज बताइए आंटी क्या आज मैं बना रही हूँ बघारे बैगन हैदराबादी। हैदराबादी बघारे बैगन, बंगारे बैंगन। चले, बघारे नहीं बघारे। भगारे भाई, भगा। तो बैगन तो नहीं मिले, मैंने ये हरी मिर्च ला ली मोटी वाली, तो ठीक है। अब हम इसे बघारेंगे। ये क्या बात हुई, यानी कि चेंज? हाँ चेंज, आज चेंज। चलो इंग्रेडिएंट्स पहले बताएं क्या क्या डलेगा। ये हरी मिर्च है, ये ऑयल है, ये सारे मसाले इसके अंदर ना। इसमें है तिल, खोपरा, धनिया, जीरा, राई, कलौंजी, ओके, मूंगफली ओके और प्याज। ओके, सारी चीजें हमने मिक्स कर ली पहले और इसको पीस दिया। हाँ, और पीस दिया हमने इसको। अब पीस के इसका पेस्ट बना दिया। अब पेस्ट बना के पहले हम तेल इसमें ऑयल डालेंगे। यानी कि बंगारे बैंगन में भी यही डलेगा? हाँ, और सब। अच्छा, अब ये नहीं, वो मिली नहीं, वो मजाक कर रही है, वो कह रही है कि जो चीज जो है आपको टेस्ट के मुताबिक अच्छा लगता है आप उसमें भी बना सकते हैं। चले जी, ओके। गोश्त में भी बना सकते हैं आप, अंडे भी, बिल्कुल बिल्कुल, और करेले भी। क्या बात है भाई। पेस्ट तो यही रहेगा, लेकिन मुख्तलिफ चीजें उसमें डाल सकते सब्जी हैं। आपकी टेस्ट के मुताबिक हो टेस्ट के सकती है। मुताबिक। चलें जी, ये डालेंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं। और इन्होंने जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो जो इन्होंने एक मैटर बनाया है ना, ये ज़बरदस्त है जी। इसके अंदर तिल, कलवंजी, खोपरा, खोपरा, बादाम, आप अखरोट यानी कि नट्स में आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तिल। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने इस तमाम उसमें मिक्स अब ये बघार में साबुत जीरा है, जीरा, मेथी दाना, ओके, कलौंजी, राई। जी नाज़रीन आप देख सकते हैं। हाँ, आंटी आपके हाथ में ये कैमरा है, देखिए जी। देखिए ये सारी चीजें हैं। ओके, अब ये और कड़ी पत्ते का हम बघार देंगे इसको। कड़ी पत्ते की क्या जी। बात है, ओहो। ये देखिए, जब ये चिनमिन करेगा ना, डालिए। लेकिन कड़ी पत्ता बहुत फायदेमंद है। हाँ, कड़ी पत्ता बहुत, इसकी भी चटनी बनती है कड़ी बिल्कुल पत्ते की। बिल्कुल बनती है, बिल्कुल बनती है। और कड़ी पत्ता सिर्फ कड़ी के लिए हमने नहीं कड़ी होता, पत्ता, बल्कि आप जी। दाल को भंगार लगा सकते हैं। हाँ हाँ, ये देखिए, जो है खुशबू ना, कितनी आ रही है, देखें आप। खुशबू बड़ी प्यारी है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो कहती हूँ हर घर में सवांजना और कड़ी पत्ता होना चाहिए। ये होता है क्योंकि फ्रेश है ना। ये तो आवाज आएगी। Of ऑयल course। मैंने इतना डाला, अगर कम पड़े तो बाद में भी हम डाल सकते हैं। अच्छा ठीक, यानी ऑयल एक्स्ट्रा बाद में हाँ, डाल सकते डाल हैं। सकते हैं। ओके, चलिए जी, चीरा लगा हुआ है हाँ, चीरा लगा हुआ और है। बीज भी इसके अंदर ही होते हैं, हाँ, बीज इसी में होते हैं। क्योंकि तेज लगती नहीं है ना, नहीं, इसलिए। तेज नहीं होती ना, ज्यादा ही। ओके ओके, ये पहली बार सच बताऊं मैं देख रही हूँ ऐसी डिश। जी। और आंटी के हाथ का तो वैसे इतना जायका है। अब इस तरह से हम ये डालते हैं इसके ठीक है, अंदर। ओके, बिस्मिल्लाह। ये हम इसमें ये डालते हैं।
बाकी जो कड़ी पत्ते के थोड़े से पत्ते रह गए थे वो भी डालिए। जी। अच्छा, इसको कितनी अब ये इसको 5 मिनट मतलब वो जरा ये मुरझा जाए। अच्छा। हाँ, अब ये मुरझा जाएंगे ना तो हम इसका ये पेस्ट डाल के फिर इसको मतलब पकाएंगे। ओके। जब उसमें ये पेस्ट में जो है ना ये हरी मिर्च गल ठीक है, जाएगी, ठीक फिर है। इसके बाद में हम ये ना ये खट्टा डालेंगे इसके अंदर। अच्छा, अब सुने, इन्होंने कहा कि 5 मिनट हम इसको हाँ। पकाएंगे। जी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है? ये डालना, पेस्ट डालना ये पेस्ट इसके ऊपर डलेगा? हाँ, इसके अंदर इसके डलेगा। अंदर डलेगा, फिर उसके बाद में ये आखिर जब में? पक जाएगा कि भून लेंगे हम इसे, ठीक है। तो तेल निकल आएगा इसके अंदर से। ये जो तेल डाले बाद में आएगा फिर तेल। फिर इसके बाद में हम ये खट्टा डाल के फिर दम पे रख। चले फिर हम ब्रेक की तरफ चले जाएं। अभी तो ये तो डालने दे पेस्ट डाल- डाल। हाँ, पेस्ट 5 मिनट पे रुकना, हम ब्रेक हाँ, छोटी सी ले लेते हैं। चलें, ठीक जी है। नाज़िम, हम लोग यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक, को मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। गीत गाए हवा गुनगुनाए फिजा वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में हाजिर हैं और शेफ शहजादी सलीम भी हाजिर है। और आज हम बना रहे हैं भगारे बैंगन। और ज़रूरी नहीं है, भगारे बैंगन का जो एक रेसिपी है उसमें कोई भी वेजिटेबल आप ऐड कर सकते हैं। लाइक आपको करेले पसंद है तो वही मैटर जो इन्होंने बनाया है वो एक बार फिर रिपीट कर देते हैं कि क्या क्या डलेगा। सबसे पहले हम लोगों ने कलवंजी जीरा उसका भंगार लगाया जी। और उसके बाद उसमें कड़ी पत्ता डाला, फिर हरी मिर्चें उसको चीरा लगा के उसको हमने थोड़ा फ्राई इस तरह कर का, देखें ये जी फ्राई होके क्या कलर दे रही है, लुक एट दिस। ठीक है, और इसके ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो बैटर जो इन्होंने बनाया है जी, इसमें क्या क्या डाला है वो इसमें बताइए। है तिल, तिल, खोपरा, मूंगफली, मूंगफली, धनिया, जीरा, धनिया, जीरा राई, कलौंजी, मेथी दाना और तिल, ये सब प्याज, चीजें हाँ, सब बिल्कुल ये सब जी। इन्होंने बना दिया। अब ये इस पे ये बिस्मिल्लाह पेस्ट करके इसमें डालना है। ये हमने इसका पेस्ट जो बनाया है अब ये इसमें डालेंगे। यस, ओके। ये सारा इसको हमने इसमें डाल देंगे। ओ हो, कसम से ऐसी मैंने, शहजादी जी आप वाकई में शहजादी हो, आपने ऐसा मैंने कभी भी, ओ हो, क्या जीरे का बघार। जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग टेस्ट, बहुत मजे का। ये हो गया है जीरे का भगार। अब इसके 5 मिनट के बाद में हम ये खट्टा 5 मिनट के बाद ये डलेगा। जी, ठीक है जी, अब इसको कितनी देर पकाएंगे हम? बस 5 मिनट। 5 मिनट इसको पकाएंगे। और ये बस सिंपल ये डालना है ना? हाँ। अब आपने इसको बना के मेरे पास लेकर आना है। हाँ, सही। जी नाज़रीन, आप लोगों ने आज देखा, आज स्पेशली हमने भगारे बैंगन का एक रेसिपी हमने प्रेजेंट की। और आप अभी अपनी कोई भी फरमाइश कर सकती हैं, लाइव हमें कॉल भी कर सकते हैं 0315824870 पे भी। और अगर आप इस प्रोग्राम में आना चाहती हैं तो आप बिल्कुल हमें ज्वाइन कर सकती हैं। आप एनी डिश ऐसी जो आप बहुत समझती हैं यार लोग नहीं बना रहे और आपकी अपनी क्रिएट है तो आप हमें लाइव हमें यहाँ पर आके यानी कि कॉल भी कर सकते हैं, आप SMS भी कर सकते हैं और हमें ज्वाइन कर सकते हैं गुड मॉर्निंग विद सभी में। यानी कि छोटी सी ब्रेक को मिलते हैं, ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। रात रुखसत हुई आ गई फिर सुबह देखती हूँ जहाँ वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी आपके फेवरेट सेगमेंट के साथ हाजिर है, ब्यूटी सेगमेंट जो आपको बहुत पसंद है। और यहाँ पर जो ब्यूटी आइकॉनिक पर्सनैलिटी आती हैं वो आपको बहुत अच्छे लगता है क्योंकि उनसे मिलना, उनका काम देखना। तो आज सरप्राइज ये है, डिस्क्लोज कर दूँ? जी हाँ, आज इस वक्त ब्यूटी एक्सपर्ट मौजूद हैं, बहुत ही सीनियर हैं, बेहतरीन इंस्ट्रक्टर हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को उन्होंने सिखाया है। आज उन बच्चियों के भी अपने सैलून रन कर रहे हैं। और ज़बरदस्त बात यह है कि वो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है PBI, उसकी एडमिन मैनेजर भी कहूँगी, एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रही हैं। और तमाम ब्यूटिशियंस वहाँ पर, बहुत सारी ब्यूटिशियंस भी हैं जिनको वो यानी कि अपनी
जैसे हुनर की, जैसे कहते हैं ना ब्यूटी नॉलेज, वो उनके साथ शेयर करती रहती है, उनको बताती रहती है कि कौन सी ब्यूटिशियन कैसे काम कर सकती है, और अपने काम को शेयर करती हैं ताकि ब्यूटिशियन उस काम से सीख सके। तो ज़बरदस्त, खुद भी पर्सनैलिटी बड़ी प्यारी है, खुद ब्यूटिशियन है तो क्यों नहीं होगी। तो इस वक्त मौजूद है बहुत ही सीनियर मेकअप आर्टिस्ट ब्यूटिशियन, इस वक्त सिमी खान मौजूद है फ्रॉम सिमी सैलून से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक साबी, आप कैसी हैं? अल्लाह ठीक का है? शुक्र, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत काफी से। टाइम से मैं आपको देख रही हूँ, आप 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट में भी आई थी। जी बिल्कुल, आज से कितने महल से 10 इयर्स बिफोर था ऑफ ना। कोर्स। और बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह से आप लोगों का, आपकी पीबीआई और आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी वर्किंग कर रही है माशाल्लाह से। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो लोग नहीं सीख पाते हैं, तो आप लोग उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं। मैं देख रही होती हूँ, ये बहुत ऑनर की बात है कि आप लोग माशाल्लाह इतने सपोर्टिव हैं, बहुत ज़बरदस्त। भाई को देख के बहुत अच्छा लगता है। मैं खुद भी पीबीआई की मेंबर हूँ। नहीं, ये तो देखिए आपने अप्रिशिएट किया, और जब कोई भी काम करता है उसको अगर एप्रिसिएशन, एक रिगार्ड मिले, उसको कोई प्लेटफॉर्म मिले, तो उसके दिल से एक अच्छी सी दुआ निकलती है कि इनकी वजह से मुझे शायद कॉन्फिडेंस लाइक किसी का होता है, हर बंदे का क्राइटेरिया ना, वो काम तो जानते हैं लेकिन उसको आगे आने में कोई चांस नहीं मिल रहा होता। और मैं देख रही होती हूँ आप माशाल्लाह से लोगों को बहुत प्रमोट कर रही होती हैं, मोटिवेट और लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रही होती हैं, और प्रमोट भी आपने बहुत सारे लोगों को किया है। क्योंकि अक्सर बच्चे मुझे बता रहे होते हैं मैम साबी सरश, तो भाई माशाल्लाह से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। नहीं होना चाहिए। देखिए अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप माशाल्लाह मेकअप आर्टिस्ट हैं, और अगर आपके हुनर से आप किसी को सिखाते हैं तो वो बच्ची जब सीखती है तो खुद सोचे उसकी क्या दुआ होगी आपके लिए। बिल्कुल ऐसा ऐसा है ही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि हम सिंसियरिटी से सिखा रहे होते हैं, तो फिर ऐसा नहीं है कि कोई ना सीख पाए, कि ये कहना कि भाई हमने सिखाया नहीं सीखा, तो ऐसा नहीं होता है। तो आप सिंसियरिटी से सिखाएंगे तो जरूर आपकी स्टूडेंट सीखेंगी, और सिंसियरिटी हर चीज में। सिमी चाहे आप हो, आप अपनी फील्ड की बात करें, मैं अपनी इस स्टेज पे बैठी हूँ, अपनी प्लेटफॉर्म पे, जिस भी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अपनी अपनी जो भी फील्ड होती है उसके अंदर सिंसियरिटी का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं साथ साथ अभी, क्योंकि इन्होंने एक बड़ी जबरदस्त ब्राइडल प्रेजेंटेशन भी लाई है, मैं चाहूंगी वो भी जो है आप लोग देख लें, और साथ में सिमी ने एक मॉडल भी रेडी की हुई है, तो हम उसकी तरफ भी जाएंगे। तो मैं सिमी से कहूंगी कि गप्पों में ये ना रह जाए, उनकी मॉडल रह जाए, और वो आज पूरा शुरू से बताएंगी कि उन्होंने क्या क्या इसमें बेस कैसे यूज किया, पहले क्या लगाया है, क्या सोच के उन्होंने ये ड्रेस चूज किया। तो आज सारी गुफ्तगू हुई। मैं चाहूंगी मास्टर कैमरे पे आ जाए, मिस सिमी वहां जा रही हैं, सिमी आ जाओ इधर, टाइम रह जाए मेरी जान। और ये सिमी आ गई हैं जी। मैंने इनको जो बेस लगाई है ना, तो अकॉर्डिंग इनके फेस के हिसाब से लगाई है, क्योंकि इनको ज़्यादा नीड नहीं थी, बेबी स्किन है, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा हैवी बेस की नीड नहीं थी। ठीक है। तो मैंने इनको नार्स का लाइट सा फाउंडेशन दिया, ठीक है, कंसीलिंग के साथ, और लाइट सा नार्स का फाउंडेशन देके, और फिर मैंने क्रायलॉन का फिक्सर TL11 और 2 लाइट सा मिक्स करके वो दिया, और ब्लश पैलेट भी मैंने ST का यूज़ किया है, और हाइलाइटर मैंने काशीस का यूज़ किया। आई लैशेस जो है वो भी जो है क्या कहते हैं, नॉर्मल सी हैं, लेकिन ये है कि हैवी लैशेस तो अच्छी लगती हैं। ठीक है। 150 की मिल जाती हैं बिल्कुल आराम से ऐसी लैशेस। और अंडर आई जो है वो मैंने लोकल ब्रांड का ही अंडर आई लगाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी की नीड नहीं थी इनको ना। और पैलेट जो मैंने यूज़ किया है वो जैकलीन का यूज़ किया है इनके ऊपर ना, जैकलिन हिल का मैंने इनको पैलेट यूज किया है आई शेडो पे। ठीक है, गुड है। तो अभी रह क्या गया वो बताओ सिमी। लिप ग्लॉस ग्लॉस जो है वो मैंने नार्स का यूज किया है। ओके, ये रेडी है, इसका मतलब है जी बिल्कुल। चले आप ये लगाएं, हम आपकी एक और ब्राइड है ये जी, आप आ जाए यहाँ पर, हम आपको मैम जो है वो ब्रीफ भी करेंगी दूर से, और उसके बाद हम आपका सॉन्ग लगा के आपकी रैम वॉक भी करवाएं। अरे माशाल्लाह क्या गोल्डन आपने चूज किया है। आप बताइए इसका क्या क्या आपने, स्टाइल भी बड़ा डिफरेंट लग रहा है। अच्छा, मैंने इनको थोड़ा सा पिंक पे लेके गई हूँ, तो मैंने इनको 1W और बेज कलर दोनों को मिक्स करके फाउंडेशन यूज किया है ST का, और फिक्सर जो है वो क्रायलॉन का ही TL6 यूज किया है, और जो है आई डस्ट जो है वो क्या कहते हैं उसकी जैकलीन की यूज की है, और इनके ऊपर जो आईलैशेस यूज की हैं वो मैंने काशीस की यूज की हैं। ओके। और इनका जो पैलेट है वो भी मैंने ये जैकलिन हिल का ही यूज किया है। ओके, ठीक है।
और बस लिप ग्लॉस जो यूज़ किया है वो इनके ऊपर जो यूज़ किया है वो मैंने नॉर्मल सा ऐसी लोकल है ठीक वो है। यूज़ किया है 2 शेड मिक्स करके मतलब ये नॉर्मल वर्ड से आगे मत जाइएगा। बस तो ठीक है, 2 मिक्स करके उसको कर दिया लगा आंखें दिया। बंद करना जरा गुड़िया। आई शेड्स बड़े प्यारे लग रहे हैं इनके आईज के ड्रेस के मुताबिक। दरअसल जो कितने है कलर यूज किए ये बताइए मुझे। मैंने बंद करो सिर्फ थोड़ी उसे- देर के लिए लड़की। हाँ यूं देखो बस सही है बस ठीक। मैंने थोड़े से कॉर्नर्स जो है वो ब्राउन मरून पे देके और उसके से ब्लेंडिंग करके और लाइट गोल्ड जो देके बीच में और ऊपर जो डस्ट फॉर यूज किए वो ग्रीन यूज किए, क्या लेकिन बेस जो है वो मैंने गोल्डन की यूज की है। चले जी सॉन्ग रेडी करें। सिमी जी की एक ब्राइड जो है रेडी है और एक थोड़ी सी रह गई है। जब तक वो होती है इनकी प्रेजेंटेशन इनकी रैंप वॉक देखें जी। सिमी खान। अच्छा जी सिमी बहुत प्यारा। मैं इनको स्क्रीन पे देख रही थी। बड़ा जबरदस्त। आपका ये डन हो गया जी ये पक्का? मैंने सॉफ्ट ओके। एंगेजमेंट ब्राइड रेडी की है, बहुत बिल्कुल सॉफ्ट बिल्कुल सा किया है। जबरदस्त उसके ड्रेस से लग रहा है। अच्छा आप इनका दुपट्टा कैरी करवा लें। और जी मैं नाज़रीन से बात करना चाहूंगी अगर आप में भी टैलेंट है आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 031582487004। आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं और कुछ भी पूछना है क्योंकि बहुत सीनियर मेकअप आर्टिस्ट है सिमी खान। तो आप हमें लाइव कॉल करने से कुछ भी सवाल लाइक अपने ब्यूटी से रेलिवेंट के बेस से कि मैं भी क्वेश्चन करूंगी वो भी आप भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप भी ब्यूटी एक्सपर्ट हैं और बहुत अच्छा क्रिएटिव काम करते हैं तो आप हमें कॉल करके हमें मॉर्निंग शो को ज्वाइन कर सकते हैं। सिमी आप आ जाओ हमारे साथ। सिमी ज्वाइन करेंगी और आपका एक मिनट रुक जाए। आप पहले आ जाओ ब्राइडल इधर आ जाए। यस आप यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर इनका भी रैम्बो हो जाए। सिमी आप भी आ जाओ। नहीं इनका भी करवाएंगे आप भी आओ। चलिए जी सॉन्ग रेडी करें और इनकी भी प्रेजेंटेशन हम चाहें दिखा देते हैं फिर गपशप कर
खड़े हो जाओ। एक बार लास्ट में हम फिर एक प्रेजेंटेशन से मैं एक बात बताओ, कहाँ से ये क्रिएशन, क्योंकि हर बंदे में देखिए मेकओवर तो बहुत सारी ब्यूटिशियंस करती हैं, लेकिन कुछ लोगों का काम बहुत प्रेजेंटेबल होता है, तो ये कहाँ से शौक इतना पैदा होगा? देखें, जब तक के किसी भी चीज में शौक नहीं होगा ना जी, तो फिर आप वर्किंग अच्छी कर ही नहीं सकते। एब्सोल्युटली। हाँ, वो शौक होता है तो वर्किंग करते हैं। तो मुझे बहुत शौक है और जो है वो देखने का, सीखने का, हर चीज़। और मैं किसी से भी कोई चीज़ सीख रहे हैं तो कोई मसला नहीं है कि हम सोचें कि नहीं भाई हमने उससे सीखा, तो बहुत सारी जगहों से सीखा। और किसी का कुछ पिक किया, किसी का कुछ पिक किया, कि इंसान किसी से भी एक परफेक्शन से नहीं सीख पाता है। हर किसी की कोई ना कोई चीज़ अच्छी होती है, तो जिसकी जो चीज़ अच्छी हो उसको पिक करना चाहिए। क्या बात। अच्छा, वैसे हर बंदे का कोई ना कोई इंस्पिरेशन पर्सन होता है, आपको भी बहुत सारे लोग इंस्पायर करते हैं, ऑफ कोर्स आपके स्टूडेंट आप लोगों को लाइक करते हैं, पीबीआई में आप भी एक प्रेजेंटेशन आपकी भी होती है, लोग आपको बहुत लाइक करते हैं। आप किससे इंस्पायर है? बहुत सारे ब्यूटिशियन है वैसे तो। मैं किसी ना किसी का तो मेकओवर अच्छा लगता है। इंटरनेशनल एक मेकअप आर्टिस्ट है, मैं उससे इंस्पायर हूँ। ये बात भी सही है। अच्छा, होता है सब लोग टाइम प्रॉब्लम्स कहीं आई थी जब एज इस फील्ड में आई थी? देखिए, प्रॉब्लम्स तो हर फील्ड में होती हैं, तो बहुत प्रॉब्लम्स आई थी शुरू में। स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम्स आती रहीं और आगे बढ़ते रहे। तो कहते हैं ना कि वो एक आप रास्ता देखें तो अल्लाह ताला आपको 1000 रास्ते दिखाता है। तो बस सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। और कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, सीखते सीखते ही आगे बढ़ता है। और मैं कहूँगी मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ अभी भी? नो, मैं कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती। हर बंदे में कोई ना कोई कमी है, कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं है। बिल्कुल ठीक है। क्लासेस दे रहे हो आजकल? जी बिल्कुल दे रही हूँ। मैं ऑल ओवर पाकिस्तान क्लासेस देने जाती हूँ। माशाल्लाह। अभी हम लास्ट टाइम पेशावर गए थे, बहुत डरते डरते, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जहलम गए थे, मुल्तान गए, टेंडो आदम, मीरपुर खास, नवाब शाह, मतलब सब जगह क्लासेस देने जाते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ऑल ओवर पाकिस्तान में लोग बहुत लाइक करते हैं, इज्जत देते हैं। ये मैं कहूँगी, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने देखा ब्यूटी फील्ड में ब्यूटिशियन से मेरा बहुत इंट्रैक्शन रहता है, जैसे मैम से भी है, और बहुत सारे मेरे स्टेज के ऊपर, पीबीआई के स्टेज पे बहुत सारी इंस्ट्रक्टर भी आई हैं, लेकिन मैंने देखा ब्यूटिशियंस को, जो सीखने वाली बच्चियां होती हैं, बहुत प्यारा फीडबैक देती है। इसमें कोई शक नहीं है, चाहे कुछ भी हो, कहीं ना कुछ होता है, फिर भी वो खुश होकर जाती है, सीख के हमने कुछ ना कुछ सीखा है। अच्छा, मुझसे कभी भी सीख के गई हैं बच्चियां, लेकिन आज तक जो है मुझसे क्या कहते हैं कांटेक्ट में है, पूछती रहती हैं कहीं पे भी कोई मिसिंग होती है या कहीं पे भी उनको परेशानी हो रही होती है किसी भी तरीके की, तो बोलती मिस ऐसा ऐसा किस तरह करें, हमने ये करना है मिस, हमने ये करना है, या हम क्या कहते हैं अपनी ब्राइड रेडी कर रहे हैं तो ये हमारे साथ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो फिर मैं उनको गाइड करती हूँ। जिस तरह से भी होता है मैं सपोर्ट करती हूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है कि कोई मुझसे कुछ पूछे तो मैं सिंसियरिटी से उसको आंसर दूँ। चले जी, मैं फिर एक क्वेश्चन ये करना चाहूंगी कि सर्दियों में बेस दूसरी होती है और गर्मियों में दूसरी, ये क्या, थोड़ा सा ये बताइए। फाउंडेशन कब यूज की जा सकती है और स्टिक कब यूज की जा सकती है? देखिए, स्टिक और केक जो होते हैं वो गर्मियों में ज़्यादा सुटेबल रहते हैं फेस के लिए। अकॉर्डिंग टू आप स्किन जो है वो आप ज़्यादा जो है केक और स्टिक्स यूज़ हो रही होती हैं। और जो सर्दियों में जो है फाउंडेशन बहुत ज़बरदस्त और क्विक, फाउंडेशन वर्किंग देखें तो बहुत क्विक है। और देखें, अभी मैंने आपको बताया ना कि मैंने बस जस्ट फाउंडेशन और फिक्सर किया और इतनी ज़्यादा नीड नहीं थी। और ये जो है कम से कम इसकी लास्टिंग भी आपको 24 आवर्स है। तो फाउंडेशन वर्किंग मुझे तो ज़्यादा इजी लगती है और क्विक भी है। लेकिन सर्दियों में जो है वेदर के हिसाब से अगर आप फाउंडेशन पे काम करें तो नो डाउट आउट क्लास इसका रिजल्ट है। अच्छा कि क्या कुछ लोग अभी जैसे बीबी क्रीम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, हर कोई पर्सनल रखना भी चाहता है, तो बीबी क्रीम भी बेस तरह होती है? देखिए, बीबी क्रीम बेस नहीं है। बीबी क्रीम जो है वो आप डे में यूज करते हैं। बीबी क्रीम में SPF 15 भी होता है, SPF क्या कहते हैं 20 भी होता है, 30 भी होता है, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद जो होती है वो ग्रे होने लग जाती है। अगर बीबी क्रीम आप बहुत गर्मी में लगा लें और बहुत तेज धूप में निकल जाएं, जब वापस आएंगे तो आपकी स्किन ग्रे हुई हुई होगी। या आप रात में बीबी क्रीम लगा कर चले जाएं तो आपकी स्किन ग्रे होगी, क्योंकि बीबी क्रीम जो है उसमें SPF होता है, तो वो डे के लिए ज्यादा मुनासिब रहती है मेरे ख्याल से, नाइट के लिए तो नाइट के लिए। जी चले जी सिमी, मैं एक बात बताऊं, नेक्स्ट टाइम आपने सिर्फ मेरे साथ एज अ गुफ्तगू के लिए आना है, जी बिल्कुल। काम नहीं, क्योंकि
बर्डन हो जाता है ना, डबल जी, जी। ब्राइड तैयार करना, इसमें कोई शक नहीं, आपका काम बहुत जबरदस्त है। या तो पूरा एक पूरा बेस यानी कि पूरा घंटा आपके साथ गुजारा जाए, या तो फिर आपके साथ गुफ्तगू के, इनके पास नॉलेज बहुत है ब्यूटी फील्ड के रेलेवेंट, या ब्यूटी एज अ ब्यूटिशियन फील्ड से रेलेवेंट। तो प्रोडक्ट की मैं इनसे फिर इंशाल्लाह फिर आपके साथ, जरूर, कैसा जरूर। लगा वैसे आना यहाँ? बहुत अच्छा लगा और थोड़ा सा टाइम, बहुत दिन से मैं आने की सोच रही थी, लेकिन देखें आ जाना था मुझे। थैंक यू सो मच, लव यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा जज़ाक। जी नाज़रीन। लेकिन जाते जाते मेरी प्यारी बहन की प्रेजेंटेशन दोनों ब्राइड्स की एक बार फिर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और मेरी प्यारी बहन शहजादी, शेफ शहजादी की डिश भी रेडी हो गई है, इसको भी देख लें और सॉन्ग प्ले कर दें।